हाँ बच्चों, थोड़ी देर के लिए पोटेंशियल के ग्राफ को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। ये थोड़ी देर के लिए हम पहले स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। ये तो पोटेंशियल जी का ग्राफ था ना, लेकिन अब इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बिल्कुल कॉमन सेंस से आंसर देना। तो देखो, इस बार हमको दे रखा है कि एम मास और एल एन की कोई यूनिफॉर्म रॉड है ना भाई? तो यूनिफॉर्म रॉड है। पहले केस में इस रॉड को ऊपर वाले पॉइंट पर हिंज कर दिया है, मतलब ऊपर वाले पॉइंट से लटका दिया है। सेकेंड केस में इस रॉड को नीचे वाले पॉइंट पर हिंज किया है। और थर्ड केस में इस रॉड को बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर, तो बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पे ही हिंज किया है। तो साफ-साफ दिख रहा है कि रॉड केवल रोटेट करने के लिए फ्री है ना। तो हमको पता है कि अगर इस रॉड को वर्टिकल रखेंगे तो रॉड इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो हमको देखना है कि अगर ये रॉड रोटेशनल करने के लिए फ्री है, तो इक्विलिब्रियम कौन-सा होगा, मतलब इनमें से कौन-सा इक्विलिब्रियम स्टेबल, कौन-सा अनस्टेबल और कौन-सा न्यूट्रल होगा वो देखना है। तो चलो, मेरे ख्याल से तुमने सोच लिया होगा। तो आंसर ये कि ये वाला इक्विलिब्रियम स्टेबल, ये अनस्टेबल और ये न्यूट्रल। फटाफट चेक कर लेते हैं। तो चलो, मान लेते हैं कि किसी रॉड को ऊपर वाले पॉइंट पर हिंज कर दिया और इसको वर्टिकल रखा है। तो हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि इस रॉड को वर्टिकल रखेंगे तब तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स भी 0, टॉर्क भी 0, मतलब ये पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन तो ज़रूर होगी। अब स्टेबल हो गया, अनस्टेबल वो देखना है तो इसको डिस्प्लेस करके देखेंगे। डिस्प्लेस करने पर रॉड वापस आती है तो स्टेबल, और दूर भाग जाती है तो अनस्टेबल। तो चलो, इक्विलिब्रियम कैसा होगा वो चेक करना है, तो उसके लिए ऐसा करते हैं कि रॉड को इक्विलिब्रियम से चलो थीटा एंगल डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं। बस हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं, है ना? कॉमन सेंस बोल सकते हैं कि इस रॉड को डिस्प्लेस करके छोड़ दें, तो ये रॉड लौट घूम करके वापस आएगी। तो बताओ, डिस्प्लेस करने पर ये लौट करके वापस आ रही है, मतलब इक्विलिब्रियम कैसा होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम ये होगा। चाहो तो इसको टेक्निकल शब्दों में भी बोल सकते हैं। ये टेक्निकल शब्दों में बोल सकते हैं कि अ, इस डिस्प्लेस पोजीशन में भी रॉड पर ग्रेविटेशन फोर्स mg तो लग, है ना? डिस्प्लेस पोजीशन में भी रॉड पर ग्रेविटेशन फोर्स mg तो लगेगा ही, जो सेंटर ऑफ मास से पास होगा। तो बताओ, इस हिंज पॉइंट के अबाउट ये mg ऐसे घुमाएगा, इसका टॉर्क इस डायरेक्शन में होगा। तो बस टॉर्क इस डायरेक्शन में, मतलब डिस्प्लेस करने पे लौट करके वापस आएगी। डिस्प्लेस करने पर लौट कर वापस आएगी, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम है। चलो, अगला केस लेते हैं। तो इस बार रॉड को नीचे वाले पॉइंट पर हिंज कर दिया है और बिल्कुल सावधानी से वर्टिकल रखा है। तो बताओ, इस वर्टिकल पोजीशन में रिजल्टेंट फोर्स भी 0, टॉर्क भी 0, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तो जरूर होगी। अब किस टाइप की होगी वो देखना है, तो उसके लिए इसको डिस्प्लेस करके देखेंगे, है? तो चलो ऐसा करते हैं कि इसको इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल ऐसे आगे की ओर डिस्प्लेस करके देखते हैं। तो तुम कॉमन सेंस से बताओ, कॉमन से बताओ कि रॉड को इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा भी आगे की ओर डिस्प्लेस करेंगे तो ये, है ना, इक्विलिब्रियम से थोड़ा-सा आगे की ओर डिस्प्लेस करेंगे तो आगे की ओर घूम जाएगी, और पीछे की ओर डिस्प्लेस करेंगे तो पीछे की ओर घूम जाएगी। तो होता है, इस बार डिस्प्लेस करने पर इक्विलिब्रियम से दूर जा रही है, तो ये अटका हुआ इक्विलिब्रियम है, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। चाहो तो टेक्निकली भी देख सकते हो कि बताओ, इस रॉड पर भी ग्रेविटेशन फोर्स mg लगेगा, जो सेंटर ऑफ मास से पास होगा। ठीक, तो रिजिड बॉडी पढ़ी नहीं है, लेकिन तुम प्रैक्टिकली सोच सकते हो कि इस बार हिंज पॉइंट के अबाउट mg ऐसे घुमाएगा, है ना? इस बार हिंज पॉइंट के अबाउट mg ऐसे घुमाएगा, ये हिंज पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क ऐसा होगा। तो होता है, इस बार डिस्प्लेस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम से दूर जा रही है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो बोल सकते हैं कि रॉड को बहुत सावधानी से वर्टिकल रखें तब तो जैसे तैसे इक्विलिब्रियम में रहेगी, लेकिन थोड़ा सा भी आगे की ओर फूंक मारेंगे तो आगे की ओर भाग जाएगी, और पीछे की ओर फूंक मारेंगे तो पीछे की ओर भाग जाएगी। तो अटका हुआ इक्विलिब्रियम है, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। चलो, तीसरा केस लेते हैं। तो इस बार भी मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म रॉड है, और इस बार इसको ऊपर या नीचे से हिंज नहीं किया, बिल्कुल बीच में से हिंज किया है, मतलब बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पे हिंज किया है। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम कैसा होगा वो देखना है। तो बताओ, रॉड को अगर बिल्कुल वर्टिकल रखेंगे तब तो रिजल्टेंट फोर्स भी 0, टॉर्क भी 0, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन तो जरूर होगी, लेकिन किस टाइप की होगी वो देखना है। तो उसके लिए इसको डिस्प्लेस करके देखेंगे। डिस्प्लेस करने पर अगर वापस आती है तो स्टेबल, दूर भाग जाती है तो अनस्टेबल, आलसी की तरह वहीं की वहीं पड़ी रहती है तो न्यूट्रल। तो चलो ऐसा करते हैं कि इस रॉड को थोड़ा-सा आगे की ओर डिस्प्लेस करते हैं, है ना? बिल्कुल मिडल पॉइंट पर हिंज किया है ना, तो पहले इस रॉड को थोड़ा-सा आगे की ओर डिस्प्लेस करते हैं। तो देखो, ये तुम प्रैक्टिकली देखोगे, है ना? ये तुम प्रैक्टिकली देखोगे कि रॉड को अगर मिडल पॉइंट पर अगर हिंज कर दें और तब अगर इसको डिस्प्लेस करें, तो तुम प्रैक्टिकली देखोगे कि अब डिस्प्लेस करने पर रॉड ना तो वापस आती है और ना दूर भागती है, आलसी की तरह वहीं की वहीं पड़ी रहती है।
मतलब ये इक्विलिब्रियम न्यूट्रल होगा, ठीक है? एक तो प्रैक्टिकली देख सकते हो कि यूनिफॉर्म रॉड को मिडिल पॉइंट पर हिंज करो और अगर तुम डिस्प्लेस करो करके देखोगे तो पता चलेगा कि रॉड ना तो वापस आती है, ना दूर भागती है। आलसी की तरह वहीं की वहीं पड़ी रहती है, मतलब इक्विलिब्रियम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। या चाहो तो इसको तुम मैथमेटिकली भी देख सकते हो। ये तुमको पता है कि रॉड पर ग्रेविटेशन फोर्स mg लगेगा ना, और ये तुम रिजिड बॉडी में पढ़ोगे कि ग्रेविटेशन फोर्स mg, रिजिड बॉडी में पढ़ोगे कि ग्रेविटेशन फोर्स mg रॉड के हर एक पॉइंट पर बिल्कुल यूनिफॉर्मली लगता है, इसलिए इसको सेंटर ऑफ मास पे सेंटर्ड मान सकते हैं। तो तुम बताओ कि ग्रेविटेशन फोर्स mg जो है वो सेंटर ऑफ मास पे सेंटर्ड होगा, और बताओ इसको हिंज भी सेंटर ऑफ मास से किया है, तो बताओ इस बार जो ग्रेविटेशन फोर्स mg है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, मतलब बिल्कुल हिंज पॉइंट से ही पास हो रहा है। तो हिंज पॉइंट के बाद mg का टॉर्क जीरो होगा। टॉर्क जीरो होगा मतलब छोड़ने पर न तो इक्विलिब्रियम की ओर वापस आने का ट्राई करेगी और न दूर भागने का, वहीं की वहीं पड़ी रहेगी, मतलब ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। हाँ बच्चों देखो, अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी कर्व के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए। अब उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, इस बार हमको दे रखा है कि कोई कंजर्वेटिव फील्ड है, जहाँ पार्टिकल पर केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, बाकी कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। अब देखो, इन कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोजीशन x के साथ चेंज कर रही है, और पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन x के साथ किस टाइप चेंज कर रही है उसका ग्राफ दे रखा है ना? इस तरह से ग्राफ दे रखा है, और वो हमको दे रखा है कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल, यहाँ 30 जूल, यहाँ 10 जूल है, और पॉइंट भी डिफाइन कर रखे हैं, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, सी, डी और ई। देखो, अब हमको दे रखा है कि इस कंजर्वेटिव फील्ड में 2 केजी मास का कोई पार्टिकल है, इन इस कंजर्वेटिव फील्ड में 2 केजी मास का कोई पार्टिकल है। इसमें 2 पार्ट पूछे हैं। ठीक है, देखो, पहले पार्ट में हमको दे रखा है कि इस पार्टिकल को पोजीशन ए से छोड़ रहे हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। बस पार्टिकल को अगर पोजीशन ए से छोड़ें, तो जब ये पार्टिकल पोजीशन बी पर पहुंचेगा, तब उसकी स्पीड कितनी होगी वो देखना है। और फिर सेकंड पार्ट में देखना है। तो सेकंड पार्ट में हमको पूछा है कि इस पार्टिकल को पॉइंट बी पर कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें, ताकि ये इस पॉइंट ई को जस्ट पार कर जाए, वो देखना है। हाँ बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। तो इनको दे रखा है कि इस कंजर्वेटिव फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन के साथ ग्राफ ऐसा कुछ दे रखा है ना? इसमें 2 केजी मास का कोई पार्टिकल है। तो सबसे पहले पूछा है कि पार्टिकल को पोजीशन ए से रिलीज करें, तो ये जब पोजीशन बी पर पहुंचेगा तब इसकी स्पीड कितनी होगी वो देखना है ना? बस मैंने तुमको चमका कर बताया था कि कभी भी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो तो उसमें हम वही कंचे वाली ट्रिक से ही सोचेंगे। वही, इस पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ को एक पहाड़ के टाइप से मान सकते हैं, और पार्टिकल जो वो पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ किसी कंचे को छोड़ के देख सकते हैं, है ना? बस तुम कॉमन सेंस से बताओ कि किसी कंचे को यहाँ से छोड़ेंगे तो ये आगे की ओर ही जाएगा ना? तो वैसे ही पार्टिकल को भी पोजीशन ए से छोड़ेंगे तो ये स्पॉन्टेनियसली आगे की ओर ही जाएगा। बस हमको दे रखा है कि पार्टिकल को पोजीशन ए से रिलीज किया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो बस हमको देखना है कि जब ये पार्टिकल पोजीशन बी पर पहुंचेगा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। तो बस आराम से बताओ, है ना? आराम से बताओ कि बताओ इस पार्टिकल को छोड़ दिया है, मतलब एक तो पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है, और दूसरा इस बार कंजर्वेटिव फील्ड है, मतलब फ्रिक्शन जैसा कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो तुम देखते ही समझ गए होंगे, एक तो पार्टिकल को छोड़ दिया मतलब फ्रीली मूव कर रहा है, और दूसरा फ्रिक्शन जैसा कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो इस बार पार्टिकल की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। बस सिंपली ए और बी के बीच एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, और बिल्कुल सीधे-साधे बच्चों टाइप से एनर्जी कंजर्वेशन के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू ए फाइनल प्लस यू फाइनल। बस आंखें बंद करके वैल्यू रखते हैं। पहले के इनिशियल, देखो, पार्टिकल को पोजीशन ए से रेस्ट से रिलीज किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0, प्लस यू इनिशियल, तो बताइए जो ए पोजीशन है वहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है, 20 जूल इक्वल टू ए फाइनल। तो चलो बी पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी वी भी मान लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम की जगह 2 इंटू वी बी का स्क्वायर प्लस यू फाइनल।
तो बताओ इस बी पोजीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? दे रखी है 10 जूल, ये ग्राफ से दिख रहा है। तो बस सॉल्व कर सकते हैं ना? तो बताओ 2 से 2 कैंसल, है ना? 2 से 2 कैंसल, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? वीबी स्क्वायर इक्वल टू 20 माइनस 10 मतलब 10, बस वीबी स्क्वायर इक्वल टू 10, तो इससे वीबी इक्वल टू रूट 10 आ गया। और ये तुमको पता होगा कि 10 का अंडर रूट अप्रोक्सीमेटली पाई के बराबर होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3.14 मीटर पर सेकेंड। तो बोल सकते हैं कि पार्टिकल को पोजीशन ए से रिलीज करें तो पोजीशन बी पर इसकी वेलोसिटी रूट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अप्रोक्सीमेटली इसको पाई मतलब अप्रोक्सीमेटली 3.14 मीटर पर सेकेंड ये बोल सकते हैं। हाँ बच्चों, इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। ये तो सेकेंड पार्ट पे हमको दे रखा है कि वही 2 केजी मास वाला जो पार्टिकल है वो इस बार पोजीशन बी से स्टार्ट हो रहा है। तो हमको पूछा है कि पोजीशन बी पर इस पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी दें ताकि ये पार्टिकल इस पोजीशन ई को जस्ट पार कर जाए, वो देखना है। तो देखो सबसे पहले बिल्कुल लोग इसको कैसे करते हो सुन लेना। तो हमको पूछा है कि बी पॉइंट पर पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी दें ताकि ये पार्टिकल पोजीशन ई को जस्ट पार कर जाए, है ना? तो देखो नॉर्मली दिमाग में, है ना, नॉर्मली दिमाग में यही आता है कि ई पॉइंट को जस्ट पार करने के लिए ई पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 से थोड़ी-सी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब 0 प्लस होनी चाहिए। बस ई पॉइंट पर वेलोसिटी 0 प्लस लाने के लिए बी पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी देनी होगी वो देखना है। तो उसके लिए सिंपली बी और ई के बीच एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं और ये गलत हो जाएगा, ठीक है? तो देखो इसमें गलती क्या है वो देख सक हाँ बच्चों, इसमें गलती क्या है वो देख सकते हैं, है ना? तो तुम बिल्कुल सोच के बताओ कि बताओ एग्ज़ैक्टली ई पॉइंट तक पहुँचने लायक अगर वेलोसिटी दें, तो बताओ ई के सिमिलर जो सी पॉइंट है, यहाँ पहुँचते-पहुँचते पार्टिकल की वेलोसिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी। तुम बताओ यार, कि सी और ई पे पोटेंशियल एनर्जी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी या स्पीड भी सेम होगी ना? है ना? तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि बताओ एग्ज़ है ना? बताओ एग्ज़ैक्टली ई पॉइंट तक पहुँचने लायक अगर वेलोसिटी दें, तो बताओ ई के सिमिलर जो सी पॉइंट होगा, यहाँ पहुँचते-पहुँचते पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो बताओ अब पार्टिकल और आगे नहीं जा पाएगा बल्कि अब पलट करके पीछे चला जाएगा। या तो ये बोल सकते हैं कि एग्ज़ैक्टली ई पॉइंट तक पहुँचने लायक अगर वेलोसिटी दें, तो ई के सिमिलर जो सी पॉइंट है, यहाँ पहुँचते-पहुँचते इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो पार्टिकल और आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि पार्टिकल किसी से एनर्जी उधार नहीं ले सकता। तो उस पार्टिकल सी पर जाकर के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, सी पॉइंट के और आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है? तो देखो हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं ना तो हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि बताओ पार्टिकल को बी से ई तक पहुँचाना है, तो उसके लिए पहले इसको पोटेंशियल एनर्जी के मैक्सिमा डी को पार करना होगा। है तो देखो इसको भी हम कंचे की ट्रिक से ही सोचेंगे, है ना? मैंने चमका कर बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको कंचे की ट्रिक से ही सोचेंगे। तो मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है उसको एक पहाड़ के टाइप से मानना और अ, पार्टिकल बी पोजीशन से स्टार्ट रहा है तो मान लेते हैं बी पोजीशन पर कोई कंचा रख दिया। तो देखो हम बिल्कुल है ना? हम बिल्कुल कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि बताओ इस कंचे को हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि बताओ इस कंचे को बी पॉइंट से ई पॉइंट तक पहुंचाना है, तो पहले इसको पोटेंशियल एनर्जी के मैक्सिमा डी को पार करना होगा। और तुम बताओ कि एक बार पोटेंशियल एनर्जी के मैक्सिमा डी को पार कर गए, उसके बाद तो ई तक अपने आप पहुंच ही जाएंगे। है तो बिल्कुल अनपढ़ टाइप से बोल सकते हैं कि बताओ किसी कंचे को अगर बी से ई तक पहुंचाना हो, है ना? कंचे को अगर बी से ई तक पहुंचाना हो, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी के मैक्सिमा डी को पार करना होगा। एक बार डी को पार कर गए उसके बाद तो ई तक अपने आप पहुंच ही जाएँगे ना। तो बस पार्टिकल के साथ भी यही होगा, ठीक है? तो हम कन्फर्म बोल सकते हैं कि बताओ किसी पार्टिकल को अगर बी से ई तक पहुंचाना है, तो पहले इसको पोटेंशियल एनर्जी के मैक्सिमा डी को पार करना होगा। और बताओ डी पॉइंट को पार करने के लिए डी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 प्लस होनी चाहिए। एक बार डी को पार कर गए उसके बाद तो ई पॉइंट तक अपने आप पहुंच ही जाएँगे। तो बस 10 बातों की एक ही बात कि पार्टिकल को बी से ई तक पहुंचाना है, तो उसके लिए पहले इस पोटेंशियल एनर्जी के मैक्सिमा डी को पार करना होगा और इस डी पॉइंट को पार करने के लिए डी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 प्लस होनी चाहिए। तो उसके लिए
बी पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी देनी होगी वो देखना है, तो उसके लिए सिंपली बी और डी के बीच एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पार तो हमको ई को कराना है, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन बी और डी के बीच लगाएँगे तो बस सिंपली बी और डी के बीच एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। बिल्कुल सिंपल टाइप से के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, बस अब तो ढंग से वैल्यू रखेंगे। पहले के इनिशियल, तो देखो बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं वीबी दी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ एम इंटू वीबी का स्क्वायर प्लस यू इनिशियल, तो बी पोजीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 10 इक्वल टू के फाइनल, तो तुम बताओ है ना? तुम बताओ कि डी पॉइंट को जस्ट पार करने के लिए डी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 प्लस होनी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 प्लस होनी चाहिए, या तुम लिमिटिंग वैल्यू 0 भी लिख सकते हो। प्लस यू फाइनल, तो तुम बताओ कि डी पोजीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 30, इसको सॉल्व कर लोगे ना, है ना? सॉल्व करेंगे तो क्या है 2 से 2 कैंसल हो जाएगा तो वीबी स्क्वायर इक्वल टू 30, है ना? वीबी स्क्वायर इक्वल टू 30, तो वीबी इक्वल टू कितना आ गया रूट 30, है ना? एग्जैक्ट ऐसे कर सकते हैं। ये तो 30 में 0 प्लस को ऐड करोगे तो आंसर 30 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 30 प्लस आएगा, तो बी पोजीशन पर इसकी जो वेलोसिटी होगी होनी चाहिए वो भी रूट 30 से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब रूट 30 प्लस होनी चाहिए, या लिमिटिंग वैल्यू रूट 30 बोल सकते हैं, ठीक है? तो बस कह सकते हैं कि बी से ई तक पहुंचना है तो पहले पोटेंशियल एनर्जी के मैक्सिमा डी को पार करना होगा, और डी को पार करने के लिए डी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 प्लस होनी चाहिए, तो उसके लिए बी पर कितनी वेलोसिटी देनी होगी वो देखना है, तो सिंपली बी और डी के बीच एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया, तो ये रूट 30 प्लस आ गई, ठीक है? ये हमने देख लिया। हाँ बच्चों, ये तो हम कंफर्म, हाँ, हम कंफर्म बोल सकते हैं कि बताओ बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी रूट 30 प्लस दोगे तो फिर ये पार्टिकल डी पॉइंट को जस्ट पार कर जाएगा, और बताओ एक बार इस पोटेंशियल एनर्जी के मैक्सिमा डी पॉइंट को पार कर गया, उसके बाद तो ई पॉइंट तक अपने आप पहुंच जाएगा, और इस बार जब ई पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, इसकी वेलोसिटी नॉन जीरो होगी, कह सकते हैं ना? इतनी वेलोसिटी देंगे तो डी को जस्ट पार कर जाएगा। एक बार डी को पार कर गया उसके बाद तो ई पॉइंट तक अपने आप पहुंच जाएगा, और देखो इस बार जब ये ई पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, नॉन जीरो होगी। तो हमको पूछा है कि अब ई पॉइंट पर पहुंचेगा तो कितनी वेलोसिटी से पहुंचेगा वो देखना है। तो वापस हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, किसी के बीच भी लगा सकते हैं, चाहो तो बी और ई के बीच लगा सकते हैं, या चाहो तो डी और ई के बीच, आंसर वही आएगा। चलो ई पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है ना। तो उसके लिए किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, तो चलो ऐसा करते हैं कि ये डी और ई के बीच एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, है ना? डी और ई के बीच एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, तो बस डी और ई के बीच भी वही के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, बस वैल्यू रखते हैं। के इनिशियल में तो डी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, तो डी को जस्ट पार करने के लिए डी पॉइंट पर वेलोसिटी 0 प्लस, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 प्लस, या लिमिटिंग वैल्यू 0 भी लिख सकते हैं, प्लस यू इनिशियल, तो डी पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 30 है इक्वल टू के फाइनल, तो ई पॉइंट पर वेलोसिटी वी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर प्लस यू फाइनल, तो ई पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 20, तो इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारे पास v इक्वल टू कितना आएगा रूट 10 से थोड़ा ज्यादा, मतलब रूट 10 प्लस। तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। हाँ बच्चों, अब देखो क्वेश्चन तो कर लिया, लेकिन इस क्वेश्चन से हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट सबक मिला, है ना? तो बस अब तुम अच्छे ध्यान रखना, है ना? तो अब तुम अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी किसी पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना है, तो सबसे पहले देख लेंगे कि बीच में पोटेंशियल एनर्जी का पहाड़ तो नहीं आ रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा तो नहीं आ रहा, वो चेक करेंगे। और अगर पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा आता है तो पहले पोटेंशियल एनर्जी के मैक्सिमा को पार करना होगा। मैं तो फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान रखना कि क्वेश्चन कर लिया, लेकिन इस क्वेश्चन से हमने इंपॉर्टेंट सबक सीखा, तो बस आगे तुम अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना है, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि बीच में पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा तो नहीं आ रहा, वो चेक करेंगे। और अगर पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा आएगा तो पहले हमको इस मैक्सिमा को पार करना होगा। मैक्सिमा को पार कर गए उसके बाद इस साइड तो अपने आप पहुंच ही जाएंगे, ठीक है? बस एक से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना है तो पहले हमको पोटेंशियल एनर्जी के मैक्सिमा को पार करना होगा। और केमिस्ट्री में पढ़ा होगा
कि पोटेंशियल एनर्जी का जो मैक्सिमा होता है वो एक दीवार के टाइप से काम करता है, इसलिए इसको एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बोलते हैं। ये फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसका कई जगह यूज होता है। तो तुमने कई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा कि किसी भी कंपाउंड को, ये तुमने पढ़ा होगा कि किसी भी कंपाउंड को इस स्टेट से इस स्टेट तक पहुंचाने के लिए पहले इस पोटेंशियल एनर्जी के मैक्सिमा को पार करना होता है ना? उसके बाद ये रिएक्शन अपने आप हो जाती है। और ये वाली जो स्टेप होती है वो कठिन स्टेप होती है, इसलिए इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। तो इसका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में यूज होता है। हाँ बच्चों, इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये तुमको करना है। देखो, इसमें हमको दे रखा है कि कोई कंजर्वेटिव फील्ड है जहाँ पार्टिकल पर केवल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है। अब देखो, इस कंजर्वेटिव फील्ड में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोजीशन x से चेंज कर रही है, और इसका एक्सप्रेशन 1/1 प्लस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर ये दे रखा है। अब इस कंजर्वेटिव फील्ड में 0.2 केजी मास का कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। तो हमको पूछा है कि इस पार्टिकल को x इक्वल टू 1 पर कितनी वेलोसिटी दें ताकि x इक्वल टू 4 वाले पॉइंट को जस्ट क्रॉस कर जाए, वो देखना है। तो चलो इसको तुम करो, 2 मिनट के लिए ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर देना। हाँ बच्चों, पहले नॉर्मल इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। पहले नॉर्मल बच्चे किस टाइप से करते हैं वो देख लेना। फिर तुम्हें हमको पूछा है कि x इक्वल टू 1 पर पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी दें ताकि ये x इक्वल टू 4 को जस्ट पार कर जाए। वही नॉर्मली बच्चे यही सोचते हैं कि x इक्वल टू 4 को जस्ट पार करने के लिए x इक्वल टू 4 पर इसकी वेलोसिटी 0 प्लस होनी चाहिए। तो उसके लिए x इक्वल टू 1 पर कितनी वेलोसिटी देनी होगी वो देखना है। तो उसके लिए सिंपली x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 के बीच एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं और पूरा सत्यानाश कर देते हैं, ठीक है? तो इसमें गलती है ना? इसमें गलती है, तो देखो, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, है ना? ध्यान रखना कि, सॉरी यार, ये ध्यान रखना कि पिछले क्वेश्चन में मैंने तुमको चमका करके बताया था कि कभी भी पार्टिकल को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पहुंचाना हो तो सबसे पहले चेक करेंगे कि बीच में कहीं पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा तो नहीं आ रहा है, वो देखेंगे। अगर पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा आ रहा है तो पहले उस मैक्सिमा को पार करना होगा। तो बस यहाँ भी, है ना? यहाँ भी पार्टिकल को x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 तक पहुंचाना है ना? तो यहाँ भी पार्टिकल को x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 तक पहुंचाना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 के बीच में कहीं पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा है, पहाड़ तो नहीं आ रहा, वो देखेंगे। अगर बीच में मैक्सिमा आ रहा है तो पहले उस मैक्सिमा को पार करना होगा। तो चेक करेंगे कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 के बीच में कहीं पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा तो नहीं आ रहा, वो देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन x के साथ रफली ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है? ये तो हमको दे रखा है कि इस बार पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, 1/1 प्लस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर है। बस सबसे पहला काम करेंगे कि इस पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन के साथ ग्राफ बना लेंगे। तो देखो, बताओ, इस बार पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान रखना कि एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड है तो घबराना मत। ग्राफ बनाने का सिस्टमैटिक तरीका होता है। पहला पॉइंट प्लॉट करेंगे, लास्ट पॉइंट प्लॉट करेंगे और बीच में ग्राफ को एस्टिमेट करेंगे। चलो पहला पॉइंट मतलब x इक्वल टू 0 पर देखते हैं, है ना? फालतू लिख नहीं रहा हूँ, मुँह जुबानी बता रहा हूँ कि पहला पॉइंट मतलब x इक्वल टू 0 पर देखते हैं। तो बताओ, x इक्वल टू 0 रखोगे तो ये -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो 4 प्लस 1 5 हो गया। तो बताओ, x इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 1/5 है। तो मैं लिख देता हूँ x इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी 1/5 है, ठीक है? अब लास्ट पॉइंट चेक करते हैं, मतलब x टेंड्स टू इनफिनिट पर देखते हैं। तो तुम आराम से बताओ कि इसमें x इक्वल टू इनफिनिट रखेंगे तो पूरा डिनोमिनेटर इनफिनिट, और बताओ डिनोमिनेटर इनफिनिट तो पोटेंशियल एनर्जी टेंड्स टू 0। तो बताओ, x टेंड्स टू इनफिनिट पर पोटेंशियल एनर्जी टेंड्स टू 0 होगी, मतलब ग्राफ ऑलमोस्ट 0 को टच करेगा, इस टाइप का कुछ होगा, ठीक है ना? उसके देखो, अ, एक और चीज़ देखनी है हमको कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, है ना? हमको देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा कहाँ आएगा, मतलब हमको देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, वो देखना है
है ना? तो हम कॉमन सेंस, ठीक है, कॉमन सेंस से बोल सकते हैं। तो हम बिल्कुल कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि बताओ पोटेंशियल जी मैक्सिमम होने के लिए इसका डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए, है ना? तो हम बिल्कुल सिंपल लॉजिक से बोल सकते हैं कि पोटेंशियल जी मैक्सिमम होने के लिए उसका डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए, और डिनोमिनेटर मिनिमम होने के लिए x माइनस 2 का स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए, और हमको पता है कि किसी के भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो बस पोटेंशियल जी मैक्सिमम तब होगी जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, उसके लिए x माइनस 2 का स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए, और x माइनस 2 के स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। और बताओ x माइनस 2 का स्क्वायर 0 कब होगा? x इक्वल 2 पर। तो बस हम बोल सकते हैं कि x इक्वल 2 पर, है ना? तो हम बोल सकते हैं कि, बना देता हूँ। नहीं तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल 2 पर, है ना? हम देख सकते हैं कि x इक्वल 2 पर ये डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो पोटेंशियल जी मैक्सिमम होगी, ठीक ना? तो बस अब इसका रफली ग्राफ भी एस्टिमेट कर सकते हैं ना? तो बताओ कि x इक्वल 0 पर तो पोटेंशियल जी 1/5 थी। उसके बाद x टेंड्स टू इनफाइनाइट पर पोटेंशियल जी 0, और x इक्वल 2 पर पोटेंशियल जी मैक्सिमम है। तो बताओ इस पोटेंशियल जी का ग्राफ रफली इस टाइप का होगा, एस्टिमेट कर सकते हैं। ये तो शक नहीं होना चाहिए कि x इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल जी 1/5 है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट पर पोटेंशियल जी 0, और x इक्वल 2 पर पोटेंशियल जी मैक्सिमम है। तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि पोटेंशियल जी का ग्राफ रफली इस टाइप का होगा, है ना? और हमको अच्छे पता है, हमको अच्छे पता है कि कोई मामूली ग्राफ नहीं है, तो साक्षात पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, तो इसमें तो अपने कंचे वाली ट्रिक भी लगा सकते हैं। बस अब जो क्वेश्चन में कहा गया है उसको कर सकते हैं ना? चलो बना देता हूँ। हुँ, अब ये जो क्वेश्चन में कहा गया है उसको कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन में हमको पूछा है कि x इक्वल टू 1 पर इस पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी दें? है ना? वही पूछा है कि x इक्वल टू 1 पर पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी दें, ताकि x इक्वल टू 4 वाले पॉइंट को जस्ट पार कर जाए, वो देखना है। तो बस हमको अच्छे पता है ना? कोई ग्राफ साफ-साफ अपने सामने है। ये तो इसको कंचे की ट्रिक से ही सोचेंगे ना, तो हमको अच्छे पता है कि पार्टिकल को x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 तक पहुँचाना है। तो देखेंगे कि बीच में पोटेंशियल जी का मैक्सिमा तो नहीं आ रहा है। तो होता है इस बार आ रहा है या नहीं? आ रहा है यार। बस बीच में पोटेंशियल जी का मैक्सिमम आ रहा है ना, बस हम कंफर्म बोल सकते हैं, है ना? हम कंफर्म बोल सकते हैं कि पार्टिकल को x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 तक पहुँचाने के लिए पहले इस पोटेंशियल जी के मैक्सिमा वाले पॉइंट मतलब x इक्वल 2 को पार करना होगा, है ना? कंचे की ट्रिक से भी देख सकते हैं कि कंचे को x इक्वल टू 1 से 4 तक पहुँचाने के लिए पहले इस पहाड़ या मैक्सिमा को पार करना होगा ना, तो बस पार्टिकल के साथ भी वही होगा, तो हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल को x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 तक पहुँचाना है, तो पहले इस पोटेंशियल जी के मैक्सिमा मतलब x इक्वल टू 2 वाले पॉइंट को पार कराना पड़ेगा। और बताओ इस पॉइंट को पार करने के लिए, है ना? इस पॉइंट को पार करने के लिए इस पॉइंट में तो x इक्वल 2 पर इसकी वेलोसिटी 0 प्लस होनी चाहिए। एक बार x इक्वल 2 को पार कर गए उसके बाद तो यहाँ तो अपने आप पहुँच ही जाएँगे ना। तो बस 10 बातों की एक ही बात कि पार्टिकल को x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 तक पहुँचाना है, तो पहले पोटेंशियल जी के मैक्सिमा मतलब x इक्वल टू 2 को पार करना होगा, और x इक्वल 2 को जस्ट पार करने के लिए x इक्वल 2 पर इसकी वेलोसिटी 0 से थोड़ी ज़्यादा मतलब 0 प्लस होनी चाहिए। तो उसके लिए x इक्वल टू 1 पर तो उसके लिए x इक्वल टू 1 पर कितनी वेलोसिटी देनी होगी वो देखना है। तो उसके लिए सिंपली x इक्वल टू 1 और x इक्वल 2 के बीच एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। तो यहाँ भी वो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पार तो x इक्वल टू 4 को कराना है, लेकिन हम x इक्वल टू 1 और x इक्वल 2 के बीच एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। बिल्कुल सीधे-साधे बच्चों के टाइप से k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल ये लगा देंगे। चलो अब ढंग से वैल्यू रखते हैं। फिर पहले k इनिशियल देखो, इसको मान लेते हैं कि, है ना? मान लेते हैं x इक्वल 1 पर वेलोसिटी v इनिशियल दी है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m तो 0.2 इंटू v इनिशियल स्क्वायर निकालना है प्लस u इनिशियल। तो u इनिशियल क्या होगा? x इक्वल टू 1 पर पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके लिए ये पोटेंशियल एनर्जी वाले एक्सप्रेशन में x की जगह 1 रख देना, है? तो बताओ x इक्वल 1 रखेंगे तो x इक्वल 1 पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? 1 अपॉन 1 प्लस x की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो ये हाफ आ गई, ठीक है? तो a इनिशियल तो हाफ m v इनिशियल स्क्वायर प्लस u इनिशियल x इक्वल 1 पर पोटेंशियल एनर्जी,
तो ये हाफ आएगी, ठीक है, इक्वल टू ए फाइनल। तो तुम बताओ कि x इक्वल टू को जस्ट पार करने के लिए x इक्वल टू पर इसकी वेलोसिटी 0 प्लस होनी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 प्लस, या तुम चाहो तो लिमिटिंग वैल्यू 0 भी लिख सकते हो, प्लस u फाइनल। तो u फाइनल क्या होगा, x इक्वल टू पर पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके लिए आप पोटेंशियल एनर्जी वाले एक्सप्रेशन में x की जगह 2 रख देंगे, तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 1 आ जाएगी। बस इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास v इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू 5 आएगा, तो इससे v इनिशियल इक्वल टू कितना आ गया, √5 इतना हो गया, √5 मीटर पर सेकेंड है। तो बस बोल सकते हैं कि पार्टिकल को x इक्वल 1 से 4 तक पहुंचाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी के मैक्सिमा x इक्वल 2 को जस्ट पार करना होगा, तो उसके लिए x इक्वल 1 पर इसको वेलोसिटी कितनी देनी होगी, √5 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में x इक्वल 2 को जस्ट पार कर जाएगा, और बताओ इस मैक्सिमा को पार कर गए उसके बाद तो x इक्वल 4 तक तो अपने आप पहुंच जाएंगे। और हमको पता है कि इस बार जब पार्टिकल x इक्वल 4 पर पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी, नॉन जीरो होगी। कितनी होगी वो पूछे, तो उसके लिए अब x इक्वल टू 1 से 4 तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, है ना। x इक्वल 4 पर कितनी वेलोसिटी से पहुंचेगा, उसके लिए x इक्वल टू 1 से x इक्वल 4 के बीच एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, या चाहो तो x इक्वल 2 से 4 के बीच भी लगा सकते हो, तो उससे हमारे पास x इक्वल 4 पर भी वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इस टाइप के हमने 2 क्वेश्चन किए थे। इन 2 क्वेश्चन से पक्का सबक मिल गया कि कभी भी पार्टिकल को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पहुंचाना हो, तो सबसे पहले कसम खा लेंगे कि बीच में पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा तो नहीं आ रहा, वो देखेंगे। अगर पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा आएगा तो उसको पहले इस मैक्सिमा को पार करना होगा। पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा है तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का बीच में मैक्सिमा आ रहा है तो पहले मैक्सिमा को पार करना पड़ेगा, उसके बाद दूसरी साइड तो अपने आप पहुंच ही जाएंगे। हाँ बच्चों, एक एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन लेते हैं। फिर इसमें थोड़े से डेटा थोड़े चेंज कर दिए, बाकी एक्चुअली एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन जे एडवांस आई थिंक 2009 या 10 में पूछा गया था। तो मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, इस बार हमको दे रखा है कि कोई कंजर्वेटिव फील्ड है, जहाँ पार्टिकल पर केवल कंजर्वेटिव फोर्स ही लग रहे हैं, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है। और देखो, इस रीजन में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोजीशन के साथ चेंज कर रही है, और पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के साथ किस तरह से चेंज कर रही है उसका ग्राफ हमको दे रखा है। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसा ब्लू इंक से दे रखा है। तो इस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन x के साथ ग्राफ हमको दे रखा है, ठीक है। अब देखो, इस रीजन में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो तो उसकी, सॉरी, इस रीजन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो होगी, लेकिन साथ में पार्टिकल को कुछ काइनेटिक एनर्जी भी दे दी है। तो हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का जो एडिशन होता है उसको टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में टोटल एनर्जी बोलते हैं। और हमको अच्छे पता है कि कंजर्वेटिव फील्ड है, यहाँ कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं, है ना। कंजर्वेटिव फील्ड है, यहाँ कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं। इससे पार्टिकल की टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। इससे टोटल एनर्जी का जो ग्राफ है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा, और वही पार्टिकल की टोटल एनर्जी की जो लाइन है उसको ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ध्यान रखना कि पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ तो ये है, और इसकी टोटल एनर्जी का जो ग्राफ है वो ऐसी डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर रखी है। तो बस हमको पूछा है ना, हमको क्वेश्चन में पूछा है कि इतनी टोटल एनर्जी के साथ पार्टिकल किस रीजन में लाई कर सकता है और किस रीजन में लाई नहीं कर सकता है, वो देखना है ना। उनको पॉइंट भी दे रखे हैं, पॉइंट ए बी सी डी ई एफ। तो हमको देखना है कि इतनी टोटल एनर्जी के साथ पार्टिकल किस रीजन में लाई कर सकता है और किस रीजन में लाई नहीं कर सकता है, वो देखना है ना। तो इसको करते हैं, ठीक है। ये तो हमको अच्छे पता है कि, हमको अच्छे बताया कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो एडिशन होता है उसी को टोटल मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी बोलते हैं। तो बस हम है ना, किताबी शब्दों में लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चलो, पोटेंशियल एनर्जी को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी को इधर ट्रांसफर करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल, सॉरी सॉरी, ठीक है, तो वही कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी उधर ट्रांसफर करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी
इतनी आएगी ठीक है। अब देखो, अब इसमें हम 2 केस लेते हैं, इसमें हम 2 केस लेते हैं चलो। पहले केस में मान लेते हैं कि पार्टिकल की टोटल एनर्जी ज़्यादा और पोटेंशियल एनर्जी कम है ना? तो तुम सोच के बताओ। तुम सोच के बताओ कि पार्टिकल की अगर टोटल एनर्जी ज़्यादा हो और पोटेंशियल एनर्जी कम हो तो ये चीज़ पॉज़िटिव हो जाएगी और ये चीज़ पॉज़िटिव होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी पॉज़िटिव हो जाएगी। और हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी पॉज़िटिव पॉसिबल है, तो इस रीज़न में पार्टिकल का लाई करना भी पॉसिबल है। एकदम पक्का बोल सकते हैं कि अगर कभी भी है ना किसी भी रीजन में टोटल एनर्जी ज्यादा और पोटेंशियल एनर्जी कम हो तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होना पॉसिबल है तो पार्टिकल उस रीजन में लाई करना भी पॉसिबल है। तो जिस रीजन में टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा हो या इक्वल हो तब भी पॉसिबल है। या तो किसी भी रीजन में अगर टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है बराबर हो तो उस रीजन में तो पार्टिकल का लाई करना पॉसिबल है। लेकिन चलो अब दूसरा केस लेते हैं। तो चलो अब मान लेते हैं कि टोटल एनर्जी कम है और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है ना? इसी में लिख देता हूँ चलो। ठीक है, हम दूसरा केस लेते हैं। तो अब मान लेते हैं कि टोटल एनर्जी कम है और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। तो तुम फीलिंग से बताओ कि बताओ अगर टोटल एनर्जी कम हो और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो तो अब ये चीज नेगेटिव हो जाएगी और ये चीज नेगेटिव हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी नेगेटिव हो जाएगी। और हमको अच्छे पता है कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं है। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं है तो पार्टिकल उस रीजन में लाई करना भी पॉसिबल नहीं है। तो हम पक्का बोल सकते हैं यार कि अगर टोटल एनर्जी कम और पोटेंशियल ज्यादा हो तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। मतलब टोटल एनर्जी के कंपैरिजन में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होना भी पॉसिबल नहीं है। और अगर टोटल एनर्जी के कंपैरिजन में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गई तो पार्टिकल उस रीजन में लाई कर ही नहीं सकता, उस रीजन में पाया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। तो ध्यान रखना तुम, है ना? ध्यान रखना कि अभी तो मैंने बेवकूट ऐसे डिटेल में बता दिया, है ना? अभी तो मैंने बेवकूट ऐसे डिटेल में एक्सप्लेन किया लेकिन आगे डायरेक्ट ध्यान रखना है ना? आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि अगर टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल से ज्यादा है बराबर हो तो वहां तो पार्टिकल लाई कर सकता है। लेकिन अगर टोटल एनर्जी कम और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो तो फिर वह काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी जो पॉसिबल नहीं है। तो पार्टिकल इस रीजन में लाई करना भी पॉसिबल नहीं है। तो बस अब अलग अलग रीजन में देखना है कि पार्टिकल वह लाई कर सकता है या वह रहने की पार्टिकल की हैसियत है या नहीं, वो चेक कर सकते हैं। चलो सबसे पहले ए से बी तक देखते हैं। ये तो तुम साफ साफ देख सकते हो, है ना? साफ साफ देख सकते हो कि ए से बी तक पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऊपर है और टोटल एनर्जी का ग्राफ नीचे है ना? बोल सकते हैं ए से बी तक पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऊपर है मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और टोटल एनर्जी का ग्राफ नीचे हो तो टोटल एनर्जी कम है। तो हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और टोटल एनर्जी कम है। तो बताओ यहाँ पार्टिकल लाई नहीं कर सकता। ये अपने, है ना, अनपढ़ों के शब्दों में बोल सकते हैं कि पार्टिकल के इस रीजन में लाई करने की हैसियत नहीं है। चलो बी से सी तक देखते हैं। तो देखते हैं बताओ कि बी से सी तक वाले रीजन में टोटल एनर्जी का ग्राफ ऊपर है मतलब इसमें टोटल एनर्जी ज्यादा है और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ नीचे है मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो हमको पता है कि टोटल एनर्जी ज्यादा और पोटेंशियल एनर्जी कम हो वहां तो पार्टिकल लाई कर सकता है। तो इस रीजन में पार्टिकल लाई कर सकता है मतलब बी से सी तक पार्टिकल, है ना? बी से सी तक पार्टिकल की लाई करने की हैसियत है। चलो अब सी से डी तक शक्ल देखते बताओ सी से डी तक पार्टिकल पाया जा सकता है क्या? नहीं पाया जा सकता। दिख रहा है साफ साफ। तो बताओ सी से डी वाले रीजन में पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऊपर है मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और टोटल एनर्जी का ग्राफ नीचे है मतलब टोटल एनर्जी कम है। और हमको पता है कि पोटेंशियल ज्यादा और टोटल एनर्जी कम हो तो वहां पार्टिकल लाई नहीं कर सकता मतलब पार्टिकल के सी से डी तक वाले रीजन में रहने की हैसियत नहीं है। चलो अब डी से ई तक साफ साफ दिख रहा है। बताओ कि डी से ई वाले पार्ट में टोटल एनर्जी का ग्राफ ऊपर है और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ नीचे है। मतलब टोटल एनर्जी ज्यादा और पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो टोटल एनर्जी ज्यादा और पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ पार्टिकल लाई कर सकता है मतलब पार्टिकल के डी से ई तक रहने की हैसियत है। लेकिन ई से एफ वाले पार्ट में वही प्रॉब्लम, इसमें पोटेंशियल ज्यादा और टोटल एनर्जी कम है। तो यहाँ पार्टिकल के रहने की हैसियत नहीं है। तो बस तुम आराम से बताओ कि इतनी टोटल एनर्जी के साथ पार्टिकल किस रीजन में लाई कर सकता है? एक तो बी से सी तक वाले रीजन में लाई कर सकता है और एक डी से ई वाले रीजन में लाई कर सकता है। इस लक्ष्मण रेखा के ऊपर इसके लाई करने की हैसियत नहीं है।
है ना? ये देख लिया, ठीक है। हाँ बच्चों, ये ध्यान रखना कि अभी तो इसको मैंने टेक्निकली एक्सप्लेन कर लिया, लेकिन आगे तुम, है ना, आगे तुम इसको इस तरह से ध्यान रखना। तो देखो, है ना, आगे ध्यान रखना कि टोटल एनर्जी की जो लाइन होती है वो पार्टिकल की लक्ष्मण रेखा होती है, मतलब पार्टिकल की हैसियत को बताती है। तो वही अनपढ़ों के शब्दों में ऐसे ध्यान रखना है कि टोटल एनर्जी की जो लाइन है वो पार्टिकल की लक्ष्मण रेखा है, मतलब पार्टिकल की हैसियत है, औकात है। तो ध्यान रखना कि पार्टिकल हैसियत से नीचे तो रह सकता है, लेकिन अपने हैसियत के ऊपर नहीं जा सकता। तो ऐसे डायरेक्ट ध्यान रखना। हाँ बच्चों, ग्राफ पे बेस एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको ध्यान से देखना। तो देखो, इस बार हमको दे रखा है कि कोई भी रीजन है और इस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी नहीं, उस रीजन में पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स ये पोजीशन के साथ किस तरह से चेंज करा उसका ग्राफ दे रखा है। तो ध्यान रखना कि इस बार पोटेंशियल एनर्जी का नहीं, इस बार पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स पोजीशन एक्स के साथ किस तरह चेंज करा उसका ग्राफ दे रखा है। और इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का दे रखा है, ठीक है। इसमें पॉइंट भी दे रखे हैं, पॉइंट ए बी सी डी ई, ऐसे कुछ पॉइंट भी दे रखे हैं। बस हमको देखना है, हमको देखना है कि इस केस में इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन-कौन सी होंगी वो देखना है, और उसके बाद पहचानना है कि इनमें से स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन-सा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन-सा होगा और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कौन-सा होगा वो देखना है। तो देखो, सबसे पहले सबसे पहले बेवकूफ लोग किस टाइप से करते हैं वो सुन लेना। अपने इंडिया में बेवकूफों की कमी नहीं है। तो वही पहले मूर्ख लोग किस टाइप से करते हैं वो देखना। तो देखो, मूर्ख लोग तो इसमें भी कंचे की ट्रिक लगाते हैं, है ना? तो ध्यान रखना कि मूर्ख लोग इसमें भी कंचे की ट्रिक लगाते हैं, और कंचे की ट्रिक के अकॉर्डिंग ये दोनों स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये सी वाला जो होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और ई न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। इस टाइप से बोलते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो देखो, मैंने, है ना, मैंने इस ग्राफ वाले पार्ट में तुमको चमका करके बताया था कि कंचे वाली ट्रिक तभी लगाते हैं जब पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो, है। तो मैंने चमका कर बताया था कि ये कंचे की ट्रिक हम तभी लगाते हैं जब पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो, लेकिन इस बार पोटेंशियल एनर्जी का नहीं, इस बार फोर्स का ग्राफ दे रखा है, इसलिए इस बार कंचे वाली ट्रिक काम नहीं करेगी। ये तो पहली चीज ये ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है उसी में कंचे की ट्रिक लगाते हैं, जबकि इस बार पोटेंशियल एनर्जी का नहीं फोर्स का ग्राफ है, तो इस बार कंचे वाली ट्रिक से काम नहीं चलेगा। इस बार हमको बेसिक से सोचना पड़ेगा, है ना? तो बस हमको दे रखा है कि लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स पोजीशन के साथ इस तरह चेंज कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होगी वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है ना? मैंने चमका कर बताया था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होती है जहाँ पार्टिकल पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 हो, है ना? बताया था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होती है जहाँ पार्टिकल पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 हो। और तुम बताओ कि इस बार तो साक्षात फोर्स का ही ग्राफ दे रखा है ना? इस बार कोई स्लोप वोप देखने की जरूरत नहीं है। इस बार तो साक्षात फोर्स का ही ग्राफ दे रखा है, तो बस हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होगी जहाँ फोर्स की वैल्यू 0 हो। तो ध्यान रखना, इस बार कोई स्लोप वोप नहीं देखना है, डायरेक्ट कर सकते हैं। ये तो बोल सकते हैं, इस बार डायरेक्ट फोर्स का ही ग्राफ दे रखा है, तो बस, है ना? इस बार इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होगी जहाँ पार्टिकल पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 हो। तो बस फोर्स कहाँ 0 होगा तो कोई छोटा बच्चा ही बता सकता है। तुम बताओ, एक तो जो बी पोजीशन है ना? देखते ही बताओ, एक तो जो बी पोजीशन है वहां भी फोर्स की वैल्यू 0 है, तो ये भी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। चलो लिख देता हूँ मैं, है ना? हम देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए फोर्स 0 होना चाहिए, और इस बार साक्षात फोर्स का ही ग्राफ दे रखा है ना, तो बस जहाँ भी फोर्स की वैल्यू 0 वो इक्विलिब्रियम, कोई स्लोप देखने की जरूरत नहीं है। तो बस साफ-साफ देख सकते हैं कि बता, एक तो जो बी पोजीशन है ना? एक तो जो बी पोजीशन है वहां भी फोर्स की वैल्यू 0 है, और फोर्स की वैल्यू 0 है मतलब वो भी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। ऐसे ही बताओ, जो डी पोजीशन है यहाँ भी फोर्स की वैल्यू 0 है, और फोर्स की वैल्यू 0 है मतलब ये भी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। और यहाँ तो बताओ, इधर से लेकर के इधर तक के जितने ही पॉइंट है वहां भी फोर्स की वैल्यू 0 है, मतलब ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। तो बस पक्का बोल सकते हैं कि बी पोजीशन, डी पोजीशन और ई पोजीशन, इन पोजीशन पर फोर्स की वैल्यू 0 है, और फोर्स की वैल्यू 0 है मतलब यही इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। तो बस अब हमको देखना है कि इनमें से कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा और कौन सा अनस्टेबल होगा वो देखना है। हम पहले से ही समझते हैं कि पोटेंशियल ही फोर्स का ग्राफ है, तो कंचे की ट्रिक तो काम नहीं करेगी। यहाँ तो हमको बेसिक से सोचना ही पड़ेगा, ठीक है? तो चलो
सबसे पहले ये जो बी पॉइंट इसको देखते हैं, तो हमको पता है कि एग्ज़ैक्टली बी पॉइंट पर तो फ़ोर्स की वैल्यू 0 है, ग्राफ से दिख रहा है ना? तो हमको पता है हमको पता है कि एग्ज़ैक्टली बी पोज़ीशन पर तो फ़ोर्स की वैल्यू 0 है और फ़ोर्स की वैल्यू 0 है मतलब ये इक्विलिब्रियम पोज़ीशन तो ज़रूर होगी। अब ये इक्विलिब्रियम किस टाइप का होगा वो देखना है तो बस उसके लिए क्या करेंगे कि पार्टिकल को डिस्प्लेस करके देखेंगे। डिस्प्लेस करने पर वापस आता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, डिस्प्लेस करने पर दूर भाग जाता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और डिस्प्लेस करने पर आलसी की तरह वहीं के वहीं पड़ा रहता है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो चलो पहले ऐसा करते हैं, है ना? पहले ऐसा करते हैं कि इस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से थोड़ा-सा आगे की ओर डिस्प्लेस करते हैं। तो बस तुम डायरेक्ट बताओ कि इस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से थोड़ा-सा आगे की ओर डिस्प्लेस करेंगे तो पार्टिकल इस रीजन में पहुँच जाएगा और साफ-साफ दिख रहा है कि इस रीजन में फ़ोर्स की वैल्यू पॉज़िटिव है। ये साक्षात फ़ोर्स का ही तो ग्राफ दे रखा है। तो हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से थोड़ा आगे की ओर डिस्प्लेस करें तो पार्टिकल इस रीजन में पहुँच जाएगा और इस रीजन में ग्राफ एक्सिस के ऊपर है ना, एक्सिस के ऊपर है मतलब बोल सकते हैं कि इस रीजन में पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, है ना? तो बोल सकते हैं कि इस रीजन में पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स पॉजिटिव होगा और फोर्स पॉजिटिव होगा तो फोर्स आगे की ओर लगेगा। तो बताओ ये फोर्स इस पार्टिकल को बताओ इक्विलिब्रियम की ओर ले जा रहा है, इक्विलिब्रियम से दूर ले आ रहा है? साफ-साफ दिख रहा है कि ये फोर्स इसको इक्विलिब्रियम से दूर ले जा रहा है। तो बताओ डिस्प्लेस करने पर इक्विलिब्रियम से दूर भाग रहा है मतलब पक्का है कि इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा ये देख सकते हैं। चलो ऐसे पीछे की ओर भी डिस्प्लेस करके देख सकते हैं। चलो एक बार ऐसा करते हैं कि पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से थोड़ा पीछे डिस्प्लेस करते हैं तो देखते ही बताओ इक्विलिब्रियम से पीछे की ओर डिस्प्लेस करेंगे तो पार्टिकल इस रीजन में पहुंच जाएगा और यहाँ ग्राफ एक्सिस के नीचे है मतलब यहाँ फोर्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, है ना? बोल सकते हैं ये एक्सिस के नीचे है ना, तो यहाँ फोर्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो यहाँ फोर्स नेगेटिव होगा तो पार्टिकल पर फोर्स पीछे की ओर लगेगा। तो अगेन बताओ कि ये जो फोर्स है वो पार्टिकल को इक्विलिब्रियम की ओर ले जा रहा है या दूर ले आ रहा है? इक्विलिब्रियम से दूर ले जा रहा है, तो पक्का है कि इक्विलिब्रियम बिल्कुल अनस्टेबल होगा, है ना? मतलब बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल को बिल्कुल अटका करके बी पॉइंट पर रखें तब तो जैसे-तैसे इक्विलिब्रियम में रहेगा, लेकिन थोड़ा-सा भी आगे की ओर डिस्टर्ब करेंगे तो आगे की ओर भाग जाएगा और पीछे की ओर फूँक मारेंगे तो पीछे की ओर भाग जाएगा, तो ये अटका हुआ इक्विलिब्रियम है मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। चलो अब डी पॉइंट पर जो इक्विलिब्रियम है उसकी बात करते हैं। तो हमको पता है कि एग्ज़ैक्टली डी पॉइंट पर तो फोर्स की वैल्यू 0 है। ग्राफ से ये दिख रहा है ना? तो हमको पता है कि एग्ज़ैक्टली डी पॉइंट पर तो फोर्स की वैल्यू 0 है और फोर्स की वैल्यू 0 है मतलब इक्विलिब्रियम तो ज़रूर होगा। अब स्टेबल होगा, अनस्टेबल वो देखना है तो बस डिस्प्लेस करके देखेंगे। डिस्प्लेस करने पर वापस आता है तो स्टेबल और दूर भाग जाता है तो अनस्टेबल। तो चलो पहले ऐसा करते हैं कि पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से थोड़ा आगे की ओर डिस्प्लेस करते हैं। तो बताओ इक्विलिब्रियम से आगे की ओर डिस्प्लेस करेंगे तो पार्टिकल इस रीजन में पहुंच जाएगा और साफ-साफ दिख रहा है कि यहाँ फोर्स का ग्राफ एक्सिस के नीचे है ना? यहाँ फोर्स का ग्राफ एक्सिस से नीचे है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ फोर्स की वैल्यू नेगेटिव होगी और फोर्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तो पार्टिकल पर फोर्स पीछे की ओर लगेगा। देख सकते हैं ना? इसको आगे की ओर डिस्प्लेस करेंगे तो पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा। बताओ यहाँ जो ग्राफ है एक्सिस के नीचे है ना, मतलब यहाँ फोर्स की वैल्यू नेगेटिव होगी मतलब पार्टिकल पर फोर्स पीछे की ओर लगेगा। तो देखते ही बताओ कि ये जो फोर्स है वो इस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम की ओर ले जा रहा है, इक्विलिब्रियम से दूर ले आ रहा है, इक्विलिब्रियम की ओर ले आ रहा है। बस बोल सकते हैं कि डिस्प्लेस करने पर इक्विलिब्रियम की ओर लौट करके वापस आएगा, इससे ये इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। चलो तुम चाहो तो पीछे की ओर भी डिस्प्लेस करके देख सकते हो। बताओ पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से थोड़ा पीछे की ओर डिस्प्लेस करें तो पार्टिकल इस रीजन में पहुंच जाएगा। तो यहाँ फोर्स का ग्राफ एक्सिस के ऊपर है मतलब यहाँ पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो पार्टिकल पर फोर्स आगे की ओर लग रहा है। तो बताओ इस बार भी ये जो फोर्स है उसको इक्विलिब्रियम की ओर ले जा रहा है। तो पक्का बोल सकते हैं कि बिल्कुल डी पॉइंट पर तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ही, लेकिन इक्विलिब्रियम से थोड़ा आगे डिस्प्लेस करें, पीछे डिस्प्लेस करें, लौट करके इक्विलिब्रियम की ओर वापस आएगा मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। चलो अब ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम कैसा होगा वो देखना है। तो यहाँ भी वही कि बताओ एग्जैक्टली ई पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू 0 है और बताओ फोर्स की वैल्यू 0 है मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन जरूर होगी। अब किस टाइप की होगी वो देखना है, तो उसके लिए इसको डिस्प्लेस करके देखेंगे। डिस्प्लेस करने पर वापस आता है तो स्टेबल, दूर भाग जाता है तो अनस्टेबल और आलसी की तरह वहीं के वहीं पड़ा रहता है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो चलो पहले ऐसा करते हैं कि पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से थोड़ा आगे की ओर डिस्प्लेस करते हैं।
तो तुम बताओ कि पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से थोड़ा आगे की ओर डिस्प्लेस करेंगे तो पार्टिकल इस रीजन में पहुंच जाएगा। और बताओ यहाँ भी तो फोर्स की वैल्यू बिल्कुल 0 है तो बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम से आगे डिस्प्लेस करेंगे तो पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा। तो यहाँ भी फोर्स की वैल्यू 0 है, मतलब इस बार डिस्प्लेस करने पर न तो इक्विलिब्रियम की ओर आएगा और न इक्विलिब्रियम से दूर भागेगा। आलसी अजगर के टाइप से वहीं के वहीं पड़ा रहेगा। तो ये इक्विलिब्रियम आलसी इक्विलिब्रियम है, मतलब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है ना? तो इसकी शक्ल पहचान लेना। अच्छे ध्यान रखना कि पोटेंशियल जी का अगर ग्राफ होता तो कंचे की ट्रिक लगा देते, लेकिन अगर साक्षात फोर्स का ग्राफ हो तो फिर कंचे की ट्रिक नहीं लगाएंगे, ऐसे बेसिक से सोचना पड़ेगा। तो ये हमने स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पहचान लिए, ठीक है? अब कई बार पूछता है इस बार पोटेंशियल जी का ग्राफ कैसा होगा, तो बताओ हम पोटेंशियल जी के ग्राफ को भी, है ना, पोटेंशियल जी के ग्राफ को भी हम चालाकी से एस्टिमेट कर सकते हैं। तो तुम देखते ही बताओ कि बी पॉइंट पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना? स्मार्टली बताओ कि चेक कर चुके हैं कि बी पॉइंट पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मतलब यहाँ पोटेंशियल जी का मैक्सिमा आएगा, ऐसा पहाड़ जैसा कुछ बनेगा, ठीक? ऐसे बताओ डी पॉइंट पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पोटेंशियल जी का मिनिमा बनेगा। और उसके बाद बताओ इस पॉइंट के बाद फोर्स 0 हो गया है, तो बताओ इस पोजीशन के बाद फोर्स 0 हो गया है तो पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगी। या दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि इस पॉइंट के बाद ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में इससे पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी। तो रफली ग्राफ इस टाइप का होगा, हम एस्टिमेट कर सकते हैं, है ना? तो ये इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, ये सारा कंप्लीट कर लिया। तो अब तुम शीट में, है ना, पूरी वर्क फॉर एनर्जी की शीट में पावर को छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अगली क्लास में हम पावर भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रिकॉर्डेड वीडियो कंप्लीट करने के बाद तुम वर्क फॉर एनर्जी की शीट में पावर को छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 2 3 सभी से कर लेना।